नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज के एक्सप्लेनर में हम ये जानने वाले हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की एक बड़ी घटना का, जिसमें लगभग 3 दिनों में 80 से 100 लोगों की मौत आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 82 मौतें काउंट की गई हैं और ये 21 नवंबर को घटना घटा है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम ज़िले में, जहाँ पर दोनों मुस्लिम समुदाय ही हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय में 2 प्रकार के समुदाय होते हैं, एक शिया मुस्लिम होते हैं और एक सुन्नी मुस्लिम होते हैं। और इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त टकराव हुआ है, जहाँ पे सांप्रदायिक दंगा या हिंसा हुई है और हिंसा में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और हमारे देश में भी छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, हिंदू मुस्लिम होता रहता है। लेकिन ये मुस्लिम मुस्लिम हुआ है तो ये कहीं ना कहीं सोशल जो सामाजिक ताने बाने हैं उनको समझने के लिए एक बड़ा जरिया हो सकता है। आइए चलिए समझते हैं कि क्या पूरा घटनाक्रम है। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। बात है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का कुर्रम जिला। यहाँ 21 नवंबर को सिया और सुन्नी के बीच बवाल हुआ। ऐसे में हम ये जानते हैं कि 21 नवंबर को ऐसा क्या हुआ है कि कुर्रम में सिया और सुन्नी के बीच ये जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान का ये जो खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ का एक कुर्रम ज़िला जो है, ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया के रूप में माना जाता है। वहाँ की एक न्यूज़ एजेंसी है एएफपी के अनुसार जो चीज़ें आई हैं उसको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तो वहाँ हैं नहीं, तो वहाँ की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसी आधार पर हम चीज़ें आपको बताएंगे। कुर्रम में कई महीनों से सिया और सुन्नी के बीच टकराव होता रहा है और इस कारण 300 से ज़्यादा परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं, यानी कि वहाँ पे पलायन का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। सिया और सुन्नी के बीच ये हिंसा पिछले कई दिनों से शुरू हो रही थी। धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई और ये तब शुरू ही हुआ था जब सियाओं के एक काफिले पर गोलीबारी हुई थी। इस गोलीबारी में 40 से ज़्यादा सियाओं की मौत हो गई थी, यानी कि सिया समुदाय के लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही कुर्रम में सिया और सुन्नी के बीच तनातनी का माहौल रहा, खून खराबा जारी रहा। दर्जनों मौतों के बाद से दोनों गुटों के बीच में 7 दिन का सीज फायर हो गया था, यानी कि 7 दिन तक ना उधर से सिया गोली चलाएंगे ना इधर से सुन्नी चलाएंगे। ठीक है, एक ही देश में सीज फायर हो रहा है। सोचिए किस लेवल का वहाँ पे मामला था। खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने एक हाई लेवल कमीशन बनाने का फैसला लिया है ताकि सिया और सुन्नी के बीच का विवाद सुलझाया जा सके। कैसे ये शुरू हुआ? घटना है 21 नवंबर की। 21 नवंबर को सियाओं को लेकर 200 गाड़ियाँ जा रही थीं। काफिला का मतलब जब एक साथ कई गाड़ियाँ चलती हैं, तो इन गाड़ियों पर घात लगाकर बैठे पहले से ही हमलावरों ने ये हमला किया। सियाओं का एक काफिला पेशावर से पारा चिनार जा रहा था। इन पर कुर्रम जिले के बेगन टाउन पर हमला हुआ था। पाकिस्तान का एक अखबार है डॉन की जो रिपोर्ट है उसको अगर हम बताएं तो उसमें बताया गया कि काफिले पर घात लगाकर चारों तरफ से हमला किया गया, यानी कि घेर के मारा गया था। आपको याद होगा कि एक बार नक्सलियों ने इसी तरह भारत के कुछ नेताओं के काफिले को घेरा था और मारा था, जिसमें पूरे गाड़ियों को छलनी कर दिया था। वो घटनाक्रम अगर आपको नहीं याद है तो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इस हमले में बचे 14 साल के मोहम्मद ने डॉन पत्रिका या डॉन अखबार को ये बताया कि लगभग आधे घंटे तक लगातार गोलियों की बरसात होती रही। अजमीर हुसैन उन लोगों में से हैं जो इस हमले में घायल हो गए थे। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गया गया था। उन्होंने एएफपी न्यूज़ को बताया कि अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि 5 मिनट तक गोलीबारी होती रही। कोई कहा कि आधे घंटे तक हुई, कोई कहा 5 मिनट तक। जिसका जैसा सुध, जिसकी जैसी होश रही होगी वो उस हिसाब से बताया होगा। 200 गाड़ियों का काफिला था, तो मान के चलिए 200 गाड़ियां अगर एक कतार में खड़ी की जाए तो कई किलोमीटर का मान के चलिए कि रास्ता जाम हो जाएगा। पिछले हफ्ते शुरू हुई इस हिंसा में 82 लोगों के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है, जबकि 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं। एक अधिकारी की माने तो लोगों में 16 सुन्नी और 66 सिया लोग मारे गए हैं, यानी कि 16 सुन्नी है और 66 सिया है। एएफपी की रिपोर्ट बताती है कि हिंसा के बाद से तकरीबन 300 परिवार वहां से पलायन कर चुके हैं। पलायन जिनको नहीं पता बता दें कि वो वहां का स्थान छोड़कर जा चुके हैं, वो वहां नहीं आएंगे। उन्हें पेशावर और हंगू में रखा गया है। ये हमला क्यों हुआ है? इसके पीछे तो कोई कारण होगा, कोई लॉजिक होगा। तो आपको बता दें कि जो कुर्रम जिला है ना, ये अफ़गानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। जैसे हमारे भारत से कई देश लगे हुए हैं, पाकिस्तान भी लगा हुआ है,
नेपाल लगा हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश से नेपाल को बताएं तो उत्तर प्रदेश और नेपाल सटा हुआ है, बिहार उहार आप देख रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के बॉर्डर के बीच में ये आपका कुर्रम ज़िला पड़ता है और अफ़गानिस्तान से सटा हुआ है। सांप्रदायिक हिंसा का यहाँ पे लंबा इतिहास रहा है, कोई पहली घटना नहीं है। यहाँ अक्सर शिया और सुन्नी के बीच ज़मीन का विवाद होता रहता है और इसी को लेकर इनमें तनाव बना रहता है। अगर हम इसी साल अक्टूबर की बात करें तो 12 अक्टूबर को दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, दोनों के बीच गोलीबारी हुई। इस हिंसा में उस समय भी 2 महिलाओं और 1 बच्चे समेत 15 लोगों की मौत हो गई थी। डॉन अखबार की अगर हम बात मानें तो 21 नवंबर की गोलीबारी इसी हमले का बदला लेने के लिए हुई थी, यानी कि जो 12 अक्टूबर की घटना थी जिसमें 2 महिलाओं और 1 बच्चे समेत 15 लोगों की मौत हुई थी, उसी का बदला था 21 नवंबर की घटना। कुर्रम जिला कबीलाई इलाका है। 2023 तक यहाँ की अनुमानित आबादी 7.85 लाख के आसपास थी। इनमें से 99% तूरी, बंगस, जैमुस्त, मंगल, मुकबाल, मसुजाई और परचमकनी जनजाति है। तूरी और बंगस सिया है जबकि बाकी सुन्नी है। कुर्रम में लगभग 45% सिया है। सियाओं की ज़्यादातर आबादी अपर कुर्रम में रहती है जबकि लोअर और सेंट्रल कुर्रम में सुन्नियों का दबदबा कायम है। एक वक्त था जब लोअर और सेंट्रल कुर्रम में भी सियाओं का दबदबा चलता था, लेकिन अब वो सिर्फ अपर कुर्रम तक ही सीमित है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट छपी है उसकी अगर हम माने तो कुर्रम की डेमोग्राफी तब बदलनी शुरू हुई जब 1980 के दशक में अफ़गानिस्तान के शरणार्थियों का आना शुरू हुआ, यानी कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान लोग खैबर पख्तून मतलब उस इलाके में आना शुरू कर देते हैं। यही वो दौर था जब सोवियत संघ से लड़ने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका समर्थित मुजाहिदीनों की फौज कुर्रम में खड़ी हुई। 90 के दशक में जैसे ही अफ़गानिस्तान में तालिबान उभरा, उसने कुर्रम में अपने सुन्नी मुजाहिदीनों को हथियार देना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ पे हिंसक घटनाएं और बढ़ गई थीं। पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है। 2001 में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो वहाँ से लाखों की संख्या में सुन्नी भागकर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान के कई इलाकों में अफ़गानी सुन्नी बस गए, लेकिन कुर्रम के सियाओं ने सुन्नियों को यहाँ पे आने नहीं दिया गया। इस कारण यहाँ पे तनाव बढ़ा, संघर्ष बढ़ा। हालांकि 1997 से 1998 तक जब पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की सैन्य सरकार थी तो सियाओं को कमज़ोर करने के लिए अफ़गानिस्तान से आए सुन्नियों को कुर्रम में शरण दे दी गई थी। अप्रैल 2007 में कुर्रम में सिया और सुन्नी के बीच कई खूनी झड़पें हुईं। इस बीच 2008 में सिया विरोधी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP नाम से आतंकी संगठन बना, जिसने हिंसा को और बढ़ा दिया। लगभग 4 साल तक चली इस हिंसा में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। आखिरकार 2011 में एक शांति समझौता हुआ, लेकिन इसके बावजूद छिटपुट हिंसा जारी रही। 2021 में जब तालिबान ने फिर अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया तो यहाँ हिंसा शुरू हो गई। कुर्रम में सांप्रदायिक हिंसा की वजह से सिर्फ यहाँ की स्थानीय आबादी ही नहीं बल्कि यहाँ हिंसा के पीछे कथित रूप से सऊदी अरब और ईरान को भी जिम्मेदार माना जाता है। सऊदी अरब जहाँ सुन्नी बहुल मुल्क है, वहीं ईरान शियाओं का देश है। पाकिस्तान के सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड कंटेम्पररी रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि सऊदी अरब ने कुर्रम में सुन्नी उग्रवादियों संगठनों का साथ दिया, जबकि ईरान ने यहाँ सिया संगठनों को बढ़ावा दिया। ईरान ने यहाँ जैन बियून ब्रिगेड नाम से एक संगठन खड़ा किया जो तालिबान समर्थित संगठनों के खिलाफ लड़ता है। पाकिस्तान सरकार ने जैन बियून ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित कर रखा था। पाकिस्तान सरकार ने के आंकड़ों के मुताबिक 2007 से 2011 के बीच कुर्रम में सिया और सुन्नी की लड़ाई में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 5000 से ज़्यादा घायल हुए थे। इस दौरान 10,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए थे। इसी साल जुलाई में पार चिनार में सिया और सुन्नी के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था, जिसमें करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी। सिया और सुन्नी के बीच संघर्ष मजहबी है, दोनों ही कुरान और शरीयत को मानते हैं। हालांकि इसके बावजूद प्यू रिसर्च का एक सर्वे बताता है कि ज़्यादातर सुन्नी सियाओं को मुसलमान ही नहीं मानते हैं, यानी कि सुन्नी जो हैं सियाओं को मुसलमान नहीं मानते हैं, ऐसा माना जाता है, या ऐसा रिपोर्ट में छपती है, या ऐसे उनके जो धार्मिक गुरु हैं वो बताते हैं। दोनों के बीच ये संघर्ष आज का नहीं है, ये तब का है जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई थी, तभी से ये चालू हुआ। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद सिया एक और हजरत अली इब्न अली तालिब को तो सुन्नी अबू बकर को अपना खलीफा मानते हैं, यानी कि सिया जो है हजरत अली इब्न अली तालिब को मानते हैं, तो सुन्नी अबू बकर को अपना खलीफा मानते हैं। ठीक है।
शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष की असली वजह खलीफा को लेकर है। सुन्नी उन सभी को पैगंबर मानते हैं जिनका जिक्र कुरान में है, लेकिन उनके लिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद ही थे, जबकि शिया दावा करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके दामाद अली को ही खलीफा घोषित किया जाना चाहिए था। मुसलमानों का आखिरी नेता या खलीफा किसे होना चाहिए, इसे लेकर ही शिया और सुन्नी में संघर्ष होता रहता है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन CFR के मुताबिक सुन्नी और शिया में मतभेद होने के बावजूद शांति बनी थी, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत के बाद दोनों में ज़्यादा तनाव बढ़ गया। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति ने इस विवाद को और बढ़ा दिया। CFR के मुताबिक दुनिया भर में 85% आबादी मुसलमान हैं और सिर्फ 15% ही शिया हैं, यानी कि जो इसमें मतलब 100% अगर हम माने कि दुनिया भर में जो 85% आबादी मुस्लिम है, उनमें से 15% शिया हैं। और CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक का अनुमान है कि पाकिस्तान की 96.5% मुस्लिम आबादी में से 85 से 90% सुन्नी हैं और 10 से 15% जो हैं शिया हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हमने डिटेल में बताने की कोशिश की। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है और यहाँ की ये घटना आपको जाननी ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल सके कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है। खैर, और भी बहुत सारे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जैसे इटली में सेरोगेसी जो है उसको बैन करने की मांग उठ रही है, शायद बैन भी कर दिया गया है। सेरोगेसी क्या होता है आपको पता ही है? नहीं पता है तो हमारे MPS चैनल पर पहले भी सेरोगेसी की चीज़ें बताई गई हैं, जिनमें अगर जो जोड़े होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं, उनको अगर बच्चा नहीं होता है तो वैज्ञानिक विधि से उन्हें सेरोगेसी की मदद से उन्हें एक बच्चा दिया जाता है। तो उस पर वहाँ पे पाबंदी लगी है इटली में, उसको भी एक दिन हम एनालिसिस कर देंगे। जय नमस्कार, भारत माता की जय।